नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आज एक खास शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनके साथ हम आज एक ऐसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आज तमाम खबरें जो है अखबारों की सुर्खियां हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत सारे डिस्कशंस हैं, बहुत सारे मीम्स हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं बात करने जा रही हूँ जो लद्दाख में जो चुनाव हुए हैं LAHDC के, और उसके बाद जो नतीजे वहां पर आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले तो है ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो राजनीति है वो भी अब शुरू हो चुकी है और आगे क्या करना है इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। फिलहाल क्या ये पूरी चर्चा है, क्या विषय है, क्या वहां पर हुआ और अब आगे हालात कैसे होंगे, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ इस समय मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और मैं जिस तरह से अभी बात कर रही थी कि आज हम जिस चर्चा को करने के लिए यहाँ पर आए हैं वो एक ऐसा विषय है जो इस समय सुर्खियों में है, बहुत सारी बातें उसको लेकर की जा रही हैं। और मैं बात कर रही हूँ लद्दाख में जो LAHDC चुनाव हुए हैं उसको लेकर। हालांकि जो चुनाव आए हैं, जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खासकर अगर हम भाजपा की बात करें तो उसके लिए बेहद चौंकाने वाले हैं। और तमाम वो लोग जो ये समझ रहे थे कि शायद भाजपा को बहुत अच्छी जीत मिलेगी, ऐसा कहीं देखा नहीं। और काफी पीछे भाजपा को छोड़ते हुए NC और कांग्रेस अलायंस ने जिस तरह से वहां पर जीत हासिल की वो एक अलग जो तस्वीर है वहां पर बना रही है। सबसे पहले मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगी कि आप इन चुनावों की जीत को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो है कि ये चुनाव इसलिए बेहद अहम माने जा रहे थे जो आपका सवाल है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 का सबको पता है कि उस दिन देश की संसद ने भारी बहुमत के साथ जो विशेष दर्जा वाला जम्मू कश्मीर था जिसका हिस्सा था लद्दाख, उसको UTB बना दिया और 370 और 35 से भी खत्म कर दिया। उसके बाद ये पहला चुनाव था। इसको लोग लिटमस टेस्ट भी मान रहे थे कि ये क्या नतीजे देता है। बीजेपी की ओर से पूरी शक्ति लगाई गई थी। ये सबको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी कही जाती है और देश की बात करें सबसे धनिक पार्टी है, सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है, रिसोर्स की कमी नहीं है, सोर्स की कमी नहीं है। और फिर वहाँ चूंकि UT है, वहाँ का LG एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इन नतीजों से साफ लगता है कि जिस प्रकार NC और कांग्रेस ने अपनी 2-2 सीटों की बढ़त करी। पिछली बार NC के पास 10 थी, 12 हो गई, कांग्रेस पर 8 थी, 10 हो गई। बीजेपी के पास 1 थी, उसकी 2 हो गई। 5 निर्दलीय थे, लेकिन इस बार बीजेपी 2, निर्दलीय 2। 1/3 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस और NC ने ली, जो एक इंडिया नाम का महागठबंधन उसके नाम से। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सी जगह कांग्रेस और NC भी आमने सामने थे। मान के चलिए अगर इनका अलायंस होता तो लगता है कि बीजेपी के लिए फिर एक सीट ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जिस तरह से ये जैसे अभी आपने कहा कि साल 2019 में दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ UT बनाया गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लागू की गई। डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर, ऐसा लोगों का मानना है, अलग अलग लोगों की राय है कि यहाँ के बजाय लद्दाख में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, लोगों के लिए बहुत सारे काम हुए। लेकिन बावजूद उसके जो इस समय चुनावी नतीजे जो निकल कर सामने आए, उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के मन में क्या है वो साफ तरह से दिखा दिया। और हमने ये भी देखा कि जब चुनावों से पहले NC के लिए भी थोड़ी दिक्कतें वहाँ पर थी, वो चाहे उनके चुनाव चिन्ह को लेकर हो या किसी और बात को, तो लोगों की एक राय जो है, क्या लगता है आपको कि क्या कहीं उसे महसूस कर पाने में बीजेपी कहीं पर पिछड़ गई या ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले गया? देखिए, एक मैं लाइन जरूर रेखांकित करूंगा, क्योंकि संघ परिवार लंबे अरसे से लद्दाख में वहाँ के विकास को लेकर, कला संस्कृति को लेकर, अन्य विषयों को लेकर लगातार गोष्ठियाँ सेमिनार करता रहा। उसके पीछे दिलचस्पी रही है, कहने का बोलवा भी है। और संघ के बड़े बड़े अधिकारी लद्दाख जाते रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो मौजूदा सांसद हैं जामयांग, वो भाजपा से निर्वाचित हुए हैं। लेकिन असली बात यह है कि जिस प्रकार के नतीजे हैं वो साफ जाहिर करते हैं कि शायद वो अपने इलाके के सांसद से भी नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम थोड़ा अतीत में जाएं, पीछे की 2 साल पुरानी, 1-1.5 साल 2 साल, वहाँ पर जिस प्रकार आंदोलन चलता आ रहा है, अभी भी स्थगित है, खत्म नहीं हुआ, उसमें लोगों की जो मांग थी कि हमें पूर्ण राज्य दिया जाए और सिक्किम टाइप की असेंबली दी जाए, हमारे जंगल, जमीन और नौकरियां एक्सक्लूसिवली हमारे लद्दाख के लोगों की, बाहर के लोग नहीं। और दिलचस्प बात यह है, हैरानगी की बात यह है कि UT बन गई उसी साल 31 अक्टूबर को वजूद में आ गई।
जम्मू कश्मीर में उसके महाराजा साहब के स्टेट सब्जेक्ट जगह नागरिकता का नया कानून लाया गया और वो अमल में भी है। लेकिन हैरानगी है कि लद्दाख के लोगों ने उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया है। ये बड़ी चुनौती है। यूं कहे कि सिरे से नकार दिया। और आपने जिस ओर इशारा किया, वास्तव में बड़ा इन्होंने वहां काम करने की कोशिश करी, इस प्रकार के आरोप भी लगते रहे, लेकिन जो नतीजे आए उससे लगता है कि लोग शायद एक आदमी से नाराज होते हैं ना, बुरी तरह नाराज होते हैं, या मैं नफरत कोट एंड कोट कहूंगा, नाराजगी जो है इस हद तक थी, चरम पर थी कि लोगों ने उसको हराया। बीजेपी ने भी, मैं देख रहा था, दो सीटर जीती हैं, वो भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, और ये तब जीती हैं जबकि ट्रिंगुलर फाइट हुई। मैं जो शुरू में कहा कि अगर एनसी और कांग्रेस में प्री पोल अलायंस होता तो ये बीजेपी के लिए एक सीट भी ढूंढना मुश्किल हो जाता। बहुत मुश्किल। सर एक चीज और, जिस तरह से अभी जो हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है, हालांकि एनसी और कांग्रेस के हौसले जो हैं बुलंद हो गए, कहीं ना कहीं बहुत उत्साहजनक, पार्टी में भी उत्साह आ गया है और जो पार्टी आला कमान है उसमें तो है ही है। इसके अलावा आज ही 5 जो राज्यों के चुनाव हैं उनकी भी घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। अब कहीं ना कहीं ये पूरी तरह साफ हो गया है कि जो नतीजे यहाँ पर आए हैं वो कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश इन चुनावों में तो जरूर होगी। तो किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, विपक्ष तो पहले ही हमलावर है। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाता रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका वजूद खतरे में है। तमाम तरह के आरोप केंद्रीय लेवल पे, जो चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी, सब आरोप लगाती आ रही हैं। इन नतीजों को अब विपक्ष इसलिए ज्यादा भुनाएगा क्योंकि बीजेपी ने पूरी शक्ति लगाई थी। बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, तरुण चुग जो प्रभारी जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उसके अलावा मीनाक्षी लेखी, और अगर हम यहाँ की बात करें अशोक कोल, और मुझे आज भी पता चला कि अशोक कोल जम्मू कश्मीर के भी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और लद्दाख बीजेपी के भी एक व्यक्ति ने दोनों पोस्टें रखी हैं। उसके अलावा यहाँ से सच शर्मा भी गए थे, विक्रम रंधावा भी गए थे, और भी कई नेता गए थे, सतीश शर्मा वगैरह। कहने का बोल रहा है कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी। हम ये नहीं कहते कि मेहनत में कमी रही, लेकिन बात फिर वही आती है, लोगों ने सिरे से इनको नकारा। और जहां तक आपका प्रश्न है, विपक्ष लाजमी तौर पर इत्तेफाक है कि आज ही 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ है, और चाहे विपक्ष का कोई दल हो, एनसी हो, पीडीपी हो, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है, महबूबा मुफ्ती की, फारूक अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला की। और मैं हैरानगी तो यह है कि महबूबा मुफ्ती पिछली बार तो 2 सीटें चुनाव लड़ा था, इस बार तो उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन उनको इस बात का संतोष है कि जो विपक्षी महागठबंधन इंडिया है उसने एक तिहाई बहुमत हासिल किया। बीजेपी को लोगों ने बुरी तरह नकारा है। तो ये कुल मिला के देखिए, अब चुनाव में 370 की जो बात कही जाती है, विपक्ष को मौका मिला, विपक्षों को मौका छोड़ता नहीं है। और हालांकि बीजेपी ने अपनी ओर से पूरी तक शक्ति लगाई जिताने के लिए, लेकिन अब जब चुनाव होंगे, प्रचार होगा, चुनाव का प्रचार चूंकि अब से शुरू हो गया और अधिसूचना जारी हो जाएगी, हालांकि मतदान अगले महीने सब जगह, लेकिन यह है कि विपक्ष के जितने दल हैं, महागठबंधन है, वो इस बात को लाजमी तौर पर उठाएगा कि 370 और 35A को लेकर बड़े बड़े बयान हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कारपोरेशन के चुनाव थे उसका भी भविष्य दिख नहीं रहा कि होंगे नहीं होंगे, पंचायत के नहीं होंगे, असेंबली के। तो पिछले 5 साल से ब्यूरोक्रेसी का राज है, यहाँ लोगों की सुनवाई नहीं है। ये तमाम इश्यू को लेकर हमें लगता है कि विपक्ष लाजमी तौर पर कारगिल का हवाला देकर, कि कारगिल एक मैंने कहा लिटमस टेस्ट है, इसको लाजमी तौर पर, और कारगिल की सबसे भी खूबी है, कारगिल को पूरी दुनिया जानती है, कारगिल संघर्ष युद्ध की वजह से। और एक बात और अहम है, कारगिल एक ऐसा हमारा इलाका था, पूरे जब एक ही स्टेट थी, कि वहां पर पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की कि आतंकी तैयार किए जाए, लेकिन वहां से एक भी आतंकी कश्मीर से निकले, घाटी से, लेकिन वहां से एक भी आतंकी, पूरे के पूरे राष्ट्रवादी लोग हैं और बाहुल्य शियाज का है। तो हम समझते हैं कि इस नाते भी विपक्ष इन चीजों को बनाएगा। कल को ये भी कोई आरोप लगा था कि वहां तो एंटी इलेक्शन लोग थे, उन्होंने डाल दिया विपक्षों, तो ये अहम बात ये भी है। सर, जिस तरह से अभी आपने कहा कि बड़े बड़े कद्दावर नेता इस दौरान वहां पर गए उन्होंने, लेकिन
आपको नहीं लगता कि जो रिजल्ट आया है उसने ये बात साफ की है कि बड़े बड़े नेता आए या जाएं उनसे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने लोगों की समस्याओं को कितना सुलझाया, आपने लोगों की उम्मीदों पर आप किस तरह से जमीनी स्तर पर खरे उतर पाए। तो ये एक मैसेज भी साफ दिख रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा सुंदर सवाल है। देखिए ना, इनके एक कैंडिडेट थे हाजी इनायत अली बीजेपी के, जब पीडीपी बीजेपी की हुकूमत थी तब वो पीडीपी कोटे से चेयरमैन बने थे इसी काउंसिल के, वो बुरी तरह हार गए इस चुनाव में। लेकिन जो एनसी के मौजूदा निवर्तमान जो चेयरमैन थे फिरोज अहमद खान, वो जीत गए। इसका मतलब है कि लोगों में एक करंट की तरह मैसेज गया कि बीजेपी को हराना है। मतलब एक, चूंकि आप जब तक सतही तौर पर जमीनी तौर पर काम नहीं करेंगे, लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, और वहां भी देखिए ना ब्यूरोक्रेसी का राज है। और हालांकि लोगों को उम्मीदें, कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी, मैंने अपने अखबार के लिए रिपोर्ट भी की थी, उनका कहना था कि हमने वोट सिर्फ ये सोच के डाले हैं कि सड़कों की कनेक्टिविटी हो, शुद्ध पानी मिले, बिजली मिले, नौकरियां मिले, और भी विषय हैं। और जो हमने बताया कि जो केंद्र सरकार से भी नाराजगी है, पूरी स्टेट और कम लेवल की असेंबली बने, और बल्कि उनको 2 MP मांग रहे हैं, कारगिल से अलग, लेह से अलग। लेकिन इसमें एक हम समझते हैं कि भूमिका जो जामिया बीजेपी के MP हैं उन पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठेगा, और प्रभारी के भी उठेगा। तरुण चुग जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, उनके देखरेख में ये चुनाव हुआ, तो कई बीजेपी की नजर में सवाल उठेगा कि आखिर इतनी बुरगत कैसे। हालांकि ये भी मुझे बीजेपी के नेताओं से बात सुने, उनका कहना था नहीं जी असली एक जगह 2 सीटें जीती हैं, वो अपना तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष इसको कुतर्क मानता है। तो कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी, हमें लगता है कि जिस तरह फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, और कांग्रेस के एडवोकेट रविंद्र शर्मा कह रहे हैं कि अब तो भूल जाओ कि यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव होगा लोकसभा से पहले। बिल्कुल सर, एक चीज और, चूंकि अब चुनाव जीत लिए हैं तो अब अगली जो तैयारी है वहां पर शुरू होगी। अब जो नामांकन सिस्टम होगा वहां पे, उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं, और क्या लगता है कि क्या वहां कोई शायद स्थिति बदलने के चांसेस हैं या नहीं? देखिए, जो नामांकन होता है वो स्टेट हेड करते हैं, जो परंपरा जो बताई जा रही है। तो जाहिर है कि जो 4 नामांकित करेंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वो उन्हीं को करेंगे चूंकि केंद्र के नुमाइंदे हैं, जिनको भाजपा ने पहले से सोच रखा हुआ। और सोर्स ये भी कह रहे हैं बीजेपी के कि उन्होंने 4 कैंडिडेट एक तैयार कर लिए थे जिनको नामांकन किया ना, लेकिन अब देखना हुआ कि अगर उनके इलाकों में जो उनको ड्यूटी दी गई थी, अगर वो चुनाव कैंडिडेट हार गए हैं तो लगता है कि वो पुनर्विचार करेंगे। लेकिन नामांकन जैसे ये लग रहा है वो बीजेपी के 4 पार्षद बन सकते हैं। चलिए, फिलहाल तो सर हमने भी ये बात की, आज की जो नतीजे थे LASDC के वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। और अब चूंकि 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है, तो अब देखना ये होगा कि गठबंधन जो इंडिया बना है वो कहां तक सफल होता है, और इस जीत को किस हद तक वो भुनाने की कोशिश करता है। और बीजेपी को फिर से नए सिरे से कोशिश करनी होगी कि मोदी मैजिक जो है वो अब कम होता जा रहा है। लोग जो है मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो उनकी और मांगे हैं उनको वो चाहते हैं कि पूरी हो। तो बहुत सारे काम की जरूरत मुझे लगता है सतीश सर अभी जी है। बिल्कुल। तो आज हमने इस बारे में बात की। सर, आप कार्यक्रम में आए, आप अपने विचार रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।